हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? टुडे वी विल लर्न टेंस। मुझे नहीं पता आप टेंस जानते हो नहीं जानते हो, टेंस के बारे में आपकी क्या राय है, क्या सोच है, लेकिन टेंस के बारे में जो मेरी राय है, मेरी सोच है, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यानी टेंस का मैं अपने तरीके से ऑपरेशन करूंगा, कुल जमा 2-3 बात बताऊंगा और टेंस का कॉन्सेप्ट आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि इसके बारे में हो सकता है आपकी सोच ही बदल जाए और दूसरों को भी आप आसानी से बता सकते हो कि टेंस कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत छोटा सा काम करता है टेंस। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं करता हूं कि टेंस का अर्थ क्या होता है। आपने सुना होगा, हम स्कूलों में पढ़ाते हैं कि टेंस का अर्थ होता है काल या समय, और ये 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मैं भी एग्री करता हूं कि टाइम 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन पर्टिकुलर टेंस शब्द का अर्थ काल नहीं, क्रिया का काल होता है। अब ये क्रिया का काल क्या होता है, यही वो कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो टेंस भी समझ में आ गया। देखिए, इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। माना मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, मैं भी टेंस की बात नहीं कर रहा, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई ईट एन एप्पल डेली। ये एक सेंटेंस है, मतलब मैंने अपनी लाइफ में टेंस नहीं सीखे। मतलब ऐसा सपोज कर लो कि मैंने टेंस नहीं सीखे, आपने नहीं सीखे, आपने डायरेक्ट इंग्लिश सीखी, आपने ट्रांसलेशन सीखी। अब इंग्लिश में सेंटेंस होते हैं और सेंटेंस के माध्यम से हम जानकारी आदान प्रदान करते हैं। यानी मैं आपको कुछ बताता हूं, आप मुझे कुछ बताते हो, तो हमारा जो आपस में बताना होता है वो एक सेंटेंस, एक वाक्य के माध्यम से होता है, ठीक है। और वाक्यों में जानकारी होती है और मोस्ट ऑफ सेंटेंस के अंदर किसी काम के बारे में बताते हैं, किसी काम का होना पाया जाता है, आना जाना, हंसना, खेलना, उठना, बैठना। इस सेंटेंस में ईट, खाना, तो इसका अर्थ है आई ईट एन एप्पल डेली, मैं रोजाना 1 सेब खाता हूं, ठीक है। टेंस को भूल जाओ, मैंने आपको एक जानकारी दी कि मैं रोजाना 1 सेब खाता हूं, ये जानकारी आपके पास चली गई। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब देखिए, प्रॉब्लम है टेंस की, हमें टेंस समझना है। तो इस सेंटेंस के अंदर टेंस कहां है? टेंस यहां है। मैंने जो बोला ना अंत में खाता हूं, मैंने ऐसा क्यों बोला? वो इस ईट की वजह से बोला। यानी जब भी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, तो वो प्रेजेंट को बताती है, प्रेजेंट का होना बताती है। यानी ये सेंटेंस प्रेजेंट का यहां से हुआ, इस स्ट्रक्चर से हुआ, और इस सेंटेंस में टेंस यहां पर है, मैं खाता हूं। अभी अगला सेंटेंस देखिए, माना मैंने इस बात को ऐसे कहा, आई एट, ये ईट है, ये एट है, एटी सेकेंड फॉर्म में, आई एट एन एप्पल यस्टरडे। ये क्या है? ये भी एक सेंटेंस है, ठीक है। अब इस सेंटेंस के अंदर कहीं एक टेंस है, वो टेंस यहां पर है। टेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के अंदर होता है, जो हमें समय का आभास कराता है कि वो काम कब हुआ, होता है, हुआ था, होगा, हो रहा है, हो चुका है, इस तरह से। और ये काम सेंटेंस में कौन करती है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब करती है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो केवल मेन वर्ब भी कर देती है। ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इनमें सिर्फ मेन वर्ब ही हमें टेंस का पता बता देती है। तो आई एट एन एप्पल यस्टरडे, कल मैंने 1 सेब खाया था। तो ये तो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर टेंस सिर्फ यहां पर है, इस सेंटेंस के अंदर टेंस सिर्फ यहां पर है। यानी क्रिया का काल, यानी ये जो वाक्य है ना, इसमें क्रिया के होने का समय प्रेजेंट है, इस सेंटेंस में क्रिया के होने का समय पास्ट है। अगला सेंटेंस देखो, आई एम ईटिंग एन एप्पल। अब देखो, इसका मतलब है मैं 1 सेब खा रहा हूं। मैंने आपको जानकारी दी, मैं 1 सेब खा रहा हूं, जस्ट अभी खा रहा हूं, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस है, इसके माध्यम से मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी दी। अब इस जानकारी में, इस सेंटेंस में टेंस कहां है? टेंस एम ईटिंग, खा रहा हूं। इस बात को किसने बताया? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ने। तो इस सेंटेंस के अंदर ये जो जानकारी है, इसमें जो क्रिया है ना, खाना, उसका काल, उसका समय क्या है? प्रेजेंट है, कि मैं जस्ट इसी समय खा रहा हूं। तो ध्यान रखना, टेंस का मतलब होता है क्रिया का काल। अच्छा, एक सेंटेंस और देखो, माना मैं आपसे कहूं, आई हैव ईटन एन एप्पल। इसका मतलब क्या है? मैं 1 सेब खा चुका हूं। मैंने ऐसा क्यों बोला कि मैं सेब खा चुका हूं? मतलब प्रेजेंट में मैंने कोई काम पूरा कर लिया, वो मैंने इस स्ट्रक्चर से बोला जिसमें हैव ईटन आया। तो इस सेंटेंस में, यानी इस जानकारी में टेंस कहां पर है? यहां पर है, जिसने हमें क्या बताया? इस खाने का, इस काम का समय बताया, जो कब है? प्रेजेंट में, अभी भी पूरा हो गया। और एम ईटिंग, इसमें क्या है कि प्रेजेंट में ये काम चल रहा है। तो ध्यान रखना, सेंटेंस और टेंस 2 अलग अलग चीज होती हैं। सेंटेंस एक बड़ी चीज है जो हमें जानकारी देता है, उस सेंटेंस के अंदर एक टेंस होता है जो हमें वर्ब बताती है, यानी वर्ब का होने का समय, जो वर्ड बताएं वो वहां पर टेंस होता है। बस छोटा सा लॉजिक है, यही समझना है, ठीक है। तो 2 बात, टेंस का मतलब क्रिया का काल, क्रिया के होने का समय। अब देखिए, क्रिया मोटे मोटे तौर पर तो 3 रूपों, मतलब 3 टाइम में होती है। क्या? प्रेजेंट, चलो इस बात को मैं ऊपर लिखता हूं,
ये आपको समझ में आ गया कि ये सेंटेंस है, इनके अंदर टेंस यहाँ पर है। तो टेंस कहाँ होता है? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के अंदर टेंस होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों मिलकर के हमें काम के होने का समय बताते हैं। अब देखिए काम के होने का समय वैसे मोटा मोटा देखें तो 3 ही होता है, और वो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी कोई भी काम अगर मोटा मोटा देखेंगे ना, उसका मोटा मोटा तो या तो प्रेजेंट में या पास्ट में फ्यूचर में होना पाया जाता है। फिर ये टेंस 12 क्यों है? ये टेंस 12 इसलिए है कि जो हमारे काम है ना, वो अपने नेचर के आधार पर, अपनी प्रकृति के आधार पर, अवस्था के आधार पर अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। और वो अवस्थाएं 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला होता है इंडेफिनेट, अभी समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा कभी नहीं भूलोगे। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, मतलब ये काम की स्टेट है, ये काम की अवस्थाएं हैं। तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए मोटा मोटा तो कोई काम प्रेजेंट में, और जब कोई काम प्रेजेंट में है ना, तो सेंटेंस कैसा भी हो उसके अंत में है, हूं, है वर्ड आएंगे। बहुत छोटी बात है, लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यदि कोई काम पास्ट में हुआ तो मोटा मोटा तो क्या है कि उसके अंत में था, थी, थे आएगा, क्योंकि पास्ट भूतकाल में था, थी, थे आता है। और यदि कोई काम फ्यूचर में बताया गया है तो मोटा मोटा उसमें गा गी गे आएगा, यानी यहाँ है, हूं, है आएगा अंत में, यहाँ था, थी, थे आएगा, और यहाँ पे गा गी गे आएगा। तो मोटा मोटा तो ये 3 हो गए, लेकिन ये 12 क्यों है? ये 12 इसलिए क्योंकि काम जो है ना, जो एक्शन है वो 4 तरह का हो सकता है। एक इंडेफिनेट हो सकता है, एक कंटिन्यूअस हो सकता है, एक परफेक्ट हो सकता है, और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। तो जो प्रेजेंट है ना, वो भी इन 4 तरह का हो सकता है, जो पास्ट है वो भी इन 4 तरह का हो सकता है, और जो फ्यूचर है वो भी इन 4 तरह का हो सकता है। तो इस तरह से 12 हो गए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट को जाएंगे, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर के भी 4 हो जाएंगे। अभी मुझे पता है कि आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन अभी आ जाएगी। देखिए जो काम है ना, वो इंडेफिनेट कैसे होते हैं? इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित, मतलब काम के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा हमें उसके टेंस का यानी टाइम का पता चला, तो वो इंडेफिनेट हो गया। तो अगर ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट है तो उसका नेचर क्या होगा? मैं यहाँ पे सबकी एक टेबल लिख देता हूँ। देखिए अगर कोई काम प्रेजेंट में इंडेफिनेट है ना, अनिश्चित है, मोटा मोटा अनुमान है, तो बोलता है जो होता है, जो काम होता है। जैसे मैं एक कविता लिखता हूं, मैं रोजाना एक सेब खाता हूं, वह सुबह घूमने जाता है, मैं 5 बजे जागता हूं। मतलब ऐसे काम जो काम होता है, जिनके अंदर में ता है, ती है, आता है। अब देखो ती है कब आएगा? वह सुबह जागती है, वह घूमने जाती है, वे घूमने जाते हैं, इस तरह से। तो जो काम होता है उसको बताता है प्रेजेंट इंडेफिनेट। इसी तरह से पास्ट में भी एक इंडेफिनेट होता है, यानी अनिश्चित, यानी मोटा मोटा बता दिया कि कोई काम पास्ट में हुआ, तो जो काम पास्ट में हुआ था, जो हुआ था, बस। कैसे? मैं कल जयपुर गया था, मैंने कल एक कार खरीदी थी, मैंने कल एक कविता लिखी थी, वे कल क्रिकेट खेले थे। मतलब मोटा मोटा बता दिया कि पास्ट में कोई काम हुआ था। ठीक है, अनिश्चित। तो प्रेजेंट में जो होता है, पास्ट में जो हुआ था, फ्यूचर में जो होगा। अब जो किसके लिए वर्ड आ रहा है? काम के लिए। तो जो काम फ्यूचर में होगा सिर्फ गागी गया आएगा। जैसे हम कल जयपुर जाएंगे, हम ये करेंगे, हम कार खरीदेंगे, हम खाना खाएंगे, हम घूमने जाएंगे, कुछ भी करें तो वहां पे गागी, मतलब जो काम फ्यूचर में होगा इंडेफिनेट में आएगा। अब देखो ऐसा तो नहीं सकता कि हम जो भी बोले यानी काम अपने नेचर के पास ऐसे ऐसे हो, नहीं, काम ऐसे भी तो हो सकते हैं ना कि मैं जा रहा हूं, खेल रहा हूं, यानी ऐसा काम जिसमें कंटिन्यूटी हो। तो फिर एक अलग टेंस की आवश्यकता पड़ी और वो है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वर्ड का अर्थ होता है जारी रहना। तो जो काम, अब प्रेजेंट में अगर कंटिन्यूअस है तो जो काम हो रहा है या चल रहा है, ये लिखो ना, यानी ऐसा काम जो प्रेजेंट में चल रहा है। मैंने प्रेजेंट के साथ लिखा है, तो प्रेजेंट में जो काम चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कब? जस्ट इसी समय। एक तो मैं बोलूं मैं आपको पढ़ाता हूं, मतलब पढ़ाता हूं अनिश्चित है, पता नहीं सुबह पढ़ाता हूं, शाम कब पढ़ाता हूं, इंडेफिनेट में आ जाएगा। लेकिन पढ़ा रहा हूं मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं ना। और बोलते हैं तो जो काम हम इंस्टेंट इसी क्षण में प्रेजेंट में करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। तो काम अपने नेचर के आधार पर इंडेफिनेट हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस में क्या बोलेंगे? जो काम चल रहा है। जैसे वे खेल रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वह खाना पका रही है। तो जब भी रहा है, रही आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। अब यही स्टेट पास्ट में भी होती है। तो यहाँ पे क्या है? जो काम जो हो रहा था, जो चल रहा था, ऐसा काम जो कभी पास्ट में चल रहा था। मैं आपको कल पढ़ा रहा था, वे कल खेल रहे थे,
वह खाना पका रही थी, वह सो रही थी, वे उसका मजाक उड़ा रहे थे, इस तरह की बात है। ठीक है, तो जो काम चल रहा था वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। फ्यूचर में कैसा होगा, जो काम चल रहा होगा। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में तो क्या है कि जो काम होगा, लेकिन फ्यूचर में जो हो रहा होगा, तो जो चल रहा होगा कब, फ्यूचर में, वो हो गया अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए काम अपने नेचर के आधार पर परफेक्ट मतलब पूरा, परफेक्ट जो वर्ड है ना उसका मतलब होता है पूरा होना। अब आप एक बात बताइए, कंटिन्यूअस में काम चल रहे होते हैं, मतलब प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा था, फ्यूचर में चल रहा होगा, लेकिन क्या काम चलते ही रहेंगे? सपोज करो मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, तो खाने का काम चल रहा है, तो क्या मैं खाता ही रहूँगा? अगर मैं लगातार ही खाता रहूँगा तो मेरा पेट नहीं फट जाएगा? तो कभी तो मैं खाने से रुकूंगा ना। तो जैसे मैं खाने से रुकूंगा तो मेरे मुंह से क्या निकलेगा, मैं खाना खा चुका हूँ। माना वे दौड़ रहे हैं तो क्या दौड़ते ही रहेंगे? लेकिन वो दौड़ने से रुकेंगे तो हम क्या बोलेंगे, वे दौड़ चुके हैं। माना मैं लिख रहा हूँ तो मैं लिखता रहूँगा, जब मैं लिख रहा हूँ तो कंटिन्यूअस स्टेट में है काम, लेकिन मैं लिख चुका हूँ मतलब काम पूरा हुआ। तो जब भी काम प्रेजेंट में पूरा हो जाए तो वो परफेक्ट में चला जाता है। ठीक है, और परफेक्ट में जब जाता है तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो जो काम प्रेजेंट में परफेक्ट यानी प्रेजेंट में पूरा हो चुका है तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा, जो काम जो हो चुका है। देखिए जो काम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो काम चल रहा है, हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन जो काम पूरा हो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। तो इसमें देखिए अभी आपको बता दिए कई सारे एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुका हूँ, वह खाना पका चुकी है, वे पढ़ चुके हैं, वे लौट चुके हैं, हम ये गाना सुन चुके हैं, इस तरह से, यानी काम पूरा हुआ तो चुका है, चुकी आएगा। ठीक है, अच्छा सेम पास्ट परफेक्ट में चुका था, यहाँ पे तो चल रहा था लेकिन चुका था, तो जो काम हो चुका था। इस तरह से फ्यूचर में जो हो चुका होगा। बहुत सिंपल है। अब आ गया हमारा लास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक स्टेट ऐसी भी होती है जिसमें देखो, एक तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, यहां पर एक कंटिन्यूअस टेंस हो गया, लेकिन मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं मैं आपको पिछले 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो यहां पे मैंने समय का उल्लेख और कर दिया। तो ध्यान रखना, जब हम काम के बारे में बताएं कोई काम कब से चल रहा है तो फिर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जोन में आ जाता है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कुछ समय से या एक समय से, कुछ समय से चल रहा है। अब देखिए थोड़ा अंतर समझ लो, यहां पर तो केवल चल रहा है, लेकिन यहां पर कुछ समय से चल रहा है। अब आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो देखो बता तो दिया यार, 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं। जैसे देखो वह खाना पका रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन वह 2 बजे से खाना पका रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 2 बजे मतलब कुछ समय से। अब वो समय निश्चित हो सकता है, अनिश्चित हो सकता है। अगर निश्चित समय है तो इसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर समय अवधि है तो फॉर का प्रयोग करेंगे, वो इसके स्ट्रक्चर में बात आएगी। ठीक है, और मेरा मूड यहाँ पे स्ट्रक्चर पर कम है, इसका मेन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डालना है। तो ध्यान रखना, जब कोई काम कुछ समय से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 घंटे से, 2 सप्ताह से, मंगलवार से, सोमवार से चल रहा है, मतलब कोई काम रनिंग में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। अब सेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएगा, कुछ समय से चल रहा था, वे 2 दिन से एक मैच खेल रहे थे या मैच देख रहे थे, इस तरह से, मतलब कोई काम कुछ समय से, वे सोमवार से यहां आ रहे थे या नहीं आ रहे थे। तो देखिए जो कुछ समय से चल रहा था, ठीक है, इस तरह से। और सेम इसमें आ जाएगा जो कुछ समय से चल रहा होगा। तो भैया ये थे आपके 12। ये 12 इसलिए कि काम अलग अलग नेचर का होता है, काम होता है, काम हो रहा है, काम हो चुका है, काम चल रहा होगा, इस तरह से। तो इसलिए टेंस 12 हो गए, यानी जो कार्य है ना उनकी अवस्था के आधार पर टेंस को 12 तरह का बताया गया। यानी कोई काम बचेगा ही नहीं, आप अपने मुंह से कुछ ही बोल के देखो वो कहीं ना कहीं 12 में फिट हो जाएगा। देखो मोटा मोटा तो 3 जगह फिट होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो भी सेंटेंस प्रेजेंट का होगा उसके अंत में है जरूर आएगा, है। ठीक है, जो पास्ट का होगा उसमें था जरूर आएगा, और जो फ्यूचर का होगा उसमें गागे की जरूर आएगा। लेकिन काम अपनी अवस्था के आधार पर, अपने प्रकृति नेचर के आधार पर ये 4 वैरायटी के हो सकते हैं। इसलिए टेंस हमारे कुल कितने हो गए, 12। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है कि टेंस को हमेशा के लिए दिमाग में कैसे रखें। तो देखिए उसके लिए आपको इनके स्ट्रक्चर जो है ना, कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखे इनकी पहचान, इनके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, तो मैं आपको मोटा मोटा लिख रहा हूँ, हालांकि जगह कवर हो जाएगी क्या, चलो देखते हैं। पहले तो यहाँ पे मैं ये लाइन खींच देता हूँ, आप काम चला लेना। अरे टेंस के स्ट्रक्चर के वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए। अब देखिए जो होता है, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो होती है, आप सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं। जैसे आई गो, वी प्ले। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस भी लगता है।
अथवा एस। लेकिन यदि सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज आती है। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। एक दो एग्जांपल देख लो, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलती है, सी प्लेज क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेलती है, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो ध्यान रखना, इन 12 टेंस में से 2 ही टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, सिर्फ नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आती है। इसमें डू डज आती है, इसमें डिड आती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ मेन चीज़ है सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी इट या कोई एक नेम है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगता है। जो हुआ था, इसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, वो सेम चीज़ है। जैसे देखिए, मैंने कल एक पत्र लिखा था, तो आई रोट, सेकंड फॉर्म में रोट, आई रोट अ लेटर यस्टरडे, पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना, लिखा था, मतलब आ था, ई थी, ए थे, इस तरह से आए तो सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन नहीं लिखा था तो फिर हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी। आई डिड नॉट राइट, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई डिड नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे, ठीक है। मेरा मेन फोकस था इसका कॉन्सेप्ट डालना, स्ट्रक्चर तो मैं आपको हल्का सा बता रहा हूँ। देखिए, जो काम फ्यूचर में होगा, अंत में गा गी गे आएगा, तो उसमें हम सब्जेक्ट के साथ विल और सेल लगाते हैं, विल और सेल, ठीक है। आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, अदर सभी के साथ विल लगाते हैं। हाँ, आप सभी के साथ विल भी लगा सकते हो, और विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो आई विल या आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगला है कंडस्टेंस। कंडस्टेंस में बहुत ही सिंपल है। देखिए, रहा है, रहा, 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 रहा के लिए आईएनजी फॉर्म आती है। तीनों को एक साथ याद कर लो ना, कि देखिए, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के रूप में कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म तीनों में आती है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, और इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब भी किसी सेंटेंस के अंत में रहा, रही, रहे आ जाए, था थी तो नहीं बोल रहा है, हूँ नहीं बोल रहा था, रहा, रही आ जाए तो आईएनजी फॉर्म आती है। जैसे जा रहा, गोइंग, खेल रहा, प्लेइंग, खा रहा, ईटिंग, इस तरह से इसको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब बात है हेल्पिंग वर्ब की। तो देखिए, प्रेजेंट में है इज एम आर, इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म। इसमें वाज वर प्लस आईएनजी फॉर्म, और इसमें आईएनजी फॉर्म तो है ही है, इसमें आएगा विल सेल, तो इधर है ही है, विल बी सेल बी, विल बी सेल बी प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में देखिए, यहाँ पे हमने रहा, रही को पकड़ा तो आईएनजी फॉर्म मिली। यहाँ पे चुका, चुकी को पकड़ लो, थर्ड फॉर्म को ले आओ। यानी जब भी किसी सेंटेंस के अंदर चुका, चुकी आए, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सब में थर्ड फॉर्म आती है। तो कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का मेन बेस है आईएनजी फॉर्म में। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी को यही दिखाती है। इसी तरह से परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, इसका मेन कॉन्सेप्ट किस पे है? चुका चुकी पे, काम पूरा होने पे, और उस चीज को दिखाती है थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म। अब बात रही हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब में इधर आएगा हैज हैव, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इधर आएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इधर विल हैव अथवा शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब है हमारा लास्ट का। तो देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे भी क्या रहा है? रहा, रहा, रहा। तो जब भी रहा, रहा आ जाए तो किसकी याद आ जाए? आईएनजी फॉर्म की। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आप आईएनजी फॉर्म लगा दो इसमें भी, यानी तीनों में आईएनजी फॉर्म आएगी। आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। अब आपको एक मजेदार बात बताऊं, टेंस कुल 12 हैं, और 12 टेंस में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब भी तो याद करनी होती है। तो एक बात बताओ, 12 में से 6 टेंस में तो आईएनजी फॉर्म आ रही है। किन में? 3 तो कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, और 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि इसमें भी रहा, रहा आ रहा है, इसमें भी आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो देखो, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो 12 टेंस में से 6 टेंस में तो आईएनजी फॉर्म आती है, और 3 परफेक्ट वालों में थर्ड फॉर्म आती है। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। तो देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब में आप ऐसा करो, जो परफेक्ट की तीनों है ना, इनमें बीन, बीन और जोड़ दो, तो इसमें जुड़ जाएगा हैज बीन, हैव बीन, सॉरी, हैज बीन या फिर हैव बीन। अब होगा हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, और यहाँ पे विल हैव बीन अथवा सेल हैव बीन। आई वी के साथ सेल हैव बीन, अदर सभी के साथ विल हैव बीन, तो सेल हैव बीन। और जो कुछ समय है ना, समय मतलब सुबह से, सोमवार से, मंगलवार से, उसके लिए इनमें सिंस अथवा फॉर प्लस टाइम आता है। सिंस अगर समय निश्चित है तो सिंस आएगा, समय अवधि है तो फॉर आएगा प्लस टाइम।
ठीक है। जैसे देखो सोमवार से तो सिंस मंडे, 2 दिन से तो फॉर 2 डेज, क्योंकि सोमवार नाम रख दिया फिक्स है तो सिंस आया, लेकिन 2 दिन एक अवधि है, 2 घंटे का अवधि है, 2 सप्ताह का अवधि है तो 4 आएगा। लेकिन सोमवार आ जाए, जून आ जाए, जुलाई आ जाए, 2008 आ जाए, 2 बजे से आ जाए तो सिंस आएगा। इसी तरह से इसमें भी इस चीज़ को ऐड कर दो, सब में आ गए तो सिंस 4 प्लस टाइम दिख रहा है क्या आपको? चलो कोई बात नहीं, सेम ही है यहाँ पे भी सिंस 4 प्लस टाइम, इसके लिए समय के लिए। और ये सिंस 4 प्लस टाइम जो है ना वही इसको कंटिन्यूअस टेंस से अलग करता है। तो भैया ये थे आपके 12 टेंस और इनके स्ट्रक्चर। अब इन पे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए कोई वीडियो अलग से बना देंगे। मेन बात ही कॉन्सेप्ट, यानी इस मतलब टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सा है। जो सेंटेंस है ना वो एक जानकारी है, उस जानकारी में समय क्या है, यानी वो जो काम है ना वो कब हुआ। देखो काम कब हुआ मोटा मोटा कौन बताएगी, हेल्पिंग वर्ब, और बारीकी से काम का नेचर कौन बताएगी, ये इंडेफिनेट कंटीन्यूअस, यानी इसकी काम की 4 अवस्थाएं। जैसे वह स्कूल जा चुका है, तुरंत पकड़ो है वो प्रेजेंट टेंस है, लेकिन चुका है परफेक्ट है। तो परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म, यानी कार्य की अवस्था को तो वर्ब बताती है और टेंस समय को हेल्पिंग वर्ब बताती है। थोड़ी आप इसको नोट कर रहे हो क्या? ऐसा करो, वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। इस कॉन्सेप्ट में अभी बता ही देता हूं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। देखिए, यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर में इंटरेस्ट है, आपको मेरी ग्रामर समझ में आती है, तो आप में से बहुत सारे व्यूवर से डिमांड करते हैं कि सर हमें आपके द्वारा पढ़ाई गई पूरी ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए, डिटेल में चाहिए, नहीं सारे टॉपिक एक जगह मिल जाए। तो ये चीज़ भी अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, उसमें आपको स्पोकन कोर्स भी मिल जाएगा। तो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर मिल जाएगी विद PDF नोट्स। तो आप चाहें तो उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मैं फोर्स नहीं करता, यूट्यूब पर आपका वेलकम है, पूरी दम लगा देता हूँ। देख रहे हो ना कितना जूझ जाता हूँ, ये है मेरे अंदर। फिर भी यदि आपको सीक्वेंस में चाहिए तो आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, मेन वर्ब क्या करती है। देखिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, दे आर डिगिंग अ होल बिसाइड द रोड। एक सेंटेंस है हमारे सामने, ठीक है, मैंने सिंपल सा नहीं लिया, थोड़ा ऐसा ले लिया। तो दे आर डिगिंग, वे खोद रहे हैं, अ होल एक गड्ढा, बिसाइड द रोड सड़क के बगल में, ठीक है, सड़क के बिसाइड में एक गड्ढा खोद रहे हैं। ये सेंटेंस हमारे सामने आया, इसमें एक जानकारी दी गई गड्ढा खोदने के बारे में। लेकिन अब ये जो काम है ना, काम क्या है, गड्ढा खोदना, ये काम कब है, आर डिगिंग, खोद रहे हैं। अब देखिए यहां पर एक तो गड्ढा खोदना एक काम है, उसका नेचर क्या है कि वो खुद रहा है, खोद रहे, ये तो काम की अवस्था है, काम का नेचर है, जिसको किसने बताया, वर्ब ने। जब वर्ब में लगा ING तो फिर वर्ब किस नेचर की हो जाती है, एक कंटिन्यूटी में चली जाती है, यानी रहा रही आता है, यानी कोई काम चल रहा है। अच्छा अभी कब खोद रहे हैं, आर मतलब हैं, तो यहां से तो हुआ प्रेजेंट और वर्ब से हुआ ये कंटिन्यूअस। अब देखो इस तरह से हो गया ना। अभी जस्ट इसी सेंटेंस में यहां पे हैव और यहां पे डग, देखिए डिग डग, डग डिग होता है खोदना, सेकंड फॉर्म होती है डग, थर्ड भी होती है डग। तो दे हैव डग अ होल, ये पूरा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस काम की नेचर बदल गई, इस काम की अवस्था क्या है कि ये काम हो चुका, तो यहाँ पे क्या है, खोद चुके। अब काम की अवस्था को, काम के नेचर को किसने बताया, वर्ब ने, वर्ब की फॉर्म ने, जो कि थर्ड है। थर्ड फॉर्म ये बताती है कि काम पूरा हो गया। और यहाँ पे हैव ने क्या बताया, हैव ने है बताया। देखिए इस आर ने भी है बताया और हैव ने भी है बताया। तो हेल्पिंग वर्ब तो मोटा मोटा टेंस बताती है, काल बताती है, समय बताती है, और जो मेन वर्ब है वो कार्य की अवस्था को बताती है। तो इस मतलब टेंस में 2 ही चीजें होती हैं, एक तो टेंस मतलब क्रिया का होने का मोटा मोटा समय क्या है, मोटा मोटा समय प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, और जो वर्ब है वो थोड़ा बारीकी से बताती है कार्य की अवस्था को कि वो इंडेफिनेट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंडीशन है। तो ये था हमारा टेंस का कॉन्सेप्ट, जो आपके दिमाग में मैं समझता हूं कि चला गया होगा। चलो थोड़ा सा और देख लो। देखो माना मैंने यहां पे इसी में बता रहा हूं, यहां पे ये ऐसा नहीं, ऐसा होता वर डिगिंग, आपके बात और क्लियर हो जाएगी। तो देखिए यहां पर वे डिगिंग मतलब खोद रहे, तो खोद रहे से तो कार्य का नेचर पता चला, लेकिन कब, वर थे, तो यहां पर वर का मतलब थे और ये खोद रहे। तो टेंस कहां से पता चला, इस हेल्पिंग वर्ब से। जैसे कि यहां पे आर से चला था, जैसे यहां पे हैव से चला, ऐसे ही टेंस थे, पास्ट किससे चला, हेल्पिंग वर्ब से। और डिगिंग से क्या पता चला भाई, इसमें भी डिगिंग आती है, इसमें भी डिगिंग आती है, तीनों कंडीशंस में डिगिंग ING फॉर्म आती है। इससे क्या, कार्य के नेचर का। बहुत सिंपल है। माना यहां पे होता, नीचे देखो, विल हैव डग,
डक क्यों लिखा भाई, परफेक्ट टेंस है, तीनों परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आती है। तो देखिए सेम खोद चुके, अब विल हैव, जहाँ पे विल सेल आ गया तो फ्यूचर आ गया, तो खोद चुके होंगे, तो विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, उसने क्या पता लगाया, टेंस यानी समय का पता बताया, मोटा मोटा प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, और कार्य का नेचर, उसकी अवस्था किसने बताई, वर्ब ने। ठीक है, तो ये था हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट, यानी टेंस का मेन कॉन्सेप्ट यही है। हाँ, रही बात प्रैक्टिस की तो किसी और वीडियो में बता देंगे, मतलब इनके थोड़े फॉर्मूला जो है ना, स्ट्रक्चर, उन पे काम कर लेंगे। वैसे मेरा आज मूड था सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताना, एक बार कॉन्सेप्ट चला गया ना तो प्रैक्टिस तो हो जाएगी, और प्रैक्टिस भी करनी चाहिए यार। देखो हालांकि किसी और वीडियो में बता दूंगा, लेकिन मूल मंत्र बताऊं, शुरुआत में तो टेंस के लिए पागल ही बनना पड़ता है, यानी टेंस जो है ना उसके लिए जैसे बच्चे करते हैं ना, ताहे तिये ते हैं, प्रेजेंट डिप टेंस, मतलब रटते हैं, वही आपको भी रटना पड़ेगा। अगर आप शुरुआती स्टेज में है तो बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ेंगे, मतलब हिंदी से, मतलब ट्रांसलेशन करो कि भाई ये जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी फॉर्म आएगी, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस पे प्रैक्टिस करो, आप टेंस सीख जाओगे। लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है आगे जाके, तब जाके हमको इनका यूज पता चलता है कि भाई जो पैराग्राफ है, जो स्टोरी है ना, उसमें टेंस क्या है, जो सेंटेंस है वो किस काल में, किस समय के हैं, मतलब उनमें समय क्या दर्शाया गया है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ काफ़ी बातें हो चुकी। अब हाँ, यदि आपको डिटेल में चाहिए तो कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप प्ले स्टोर से जाकर महेश गुरुजी एप्लीकेशन के पेड कोर्स में कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स ले सकते हो, जहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स, इसको छोड़ो, सारी ग्रामर के टॉपिक्स सीक्वेंस में मिलेंगे विद PDF नोट्स। ठीक है, तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बहुत काम की वीडियो है, लोगों को इनका लाभ मिले। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।